नमस्कार, मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीके डी इनामबिया, पॉलिटिकल कमेंटेटर, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमसे बात करेंगे कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में जो आज होने वाला है। पीके डी इनामबिया, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है सरकार की तरफ से, इसका एंड ऑब्जेक्टिव, इसका सबब, इसका मोटिव क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड की सेकेंड वेव की वजह से जो कुछ राज्यों में जो छवि खराब हुई है उसको सुधारने के लिए नई रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो 2024 की भी सोच रहे हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और किस तरीके से बीजेपी की जो छवि है, प्रधानमंत्री की जो छवि है जो पहले ही अच्छी है, उसको और बेहतर किया जाए और सुधारा जाए। जो इसकी निटी-ग्रिटीज हैं कि किसको क्या मिल सकता है और किसको क्या नहीं मिलेगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। पर पहले आप ये बताइए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ ये कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ साथ एक कैबिनेट रीशफल भी है। हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी एक टफ टास्क मास्टर है। एक गवर्नेंस के अंदर उनका बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री होने से पहले भी लगभग 12 साल वो मुख्यमंत्री थे और उनका गवर्नेंस को पूरा देश में नहीं बल्कि विश्व में पूरा चर्चा हम सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ साथ एक रीशफल भी होगा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जो लोग ठीक नहीं चल रहे उनका ड्रॉप किया जाएगा। जहां तक आपका जो दूसरी सवाल है कि क्यों ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जैसे कि आप समझते हैं कि जब मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का जो मंत्रा लेके उन्होंने आया था, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 51 या 51 मिनिस्टर्स है जो यूनियन कैबिनेट में, और ज्यादातर जो मंत्रियां, जो सीनियर मिनिस्टर्स है, वो लोग एक की जगह 2 या 3 मिनिस्ट्रीज को हैंडल कर रहे हैं। वो उसमें जरूर मैं समझता हूं कि उनका जो कार्य क्षमता है या उनका जो डिलीवरी है काफी हद तक कम हो सकता है। दूसरी तरह से अगर आप सोचोगे तो क्या है कि कुछ जैसे मिस्टर पासवान हैं या और उस तरह के जो कुछ मिनिस्टर्स जो है जो अभी ना रहे, वो उन लोगों का भी जो, और कुछ मिनिस्टर जैसे गहलोत, उन लोगों को अभी जो गवर्नर बनाया गया है, सो वो जगह फिल भी करना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो आपका सवाल है, राजनीतिक तौर पे अगर देखते हो तो जैसे कांग्रेस से छोड़ के आया हुआ है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस तरह का जो लोग, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना है। और सदानंद सोनेवाल जो जबकि आसाम का जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अभी उन्होंने वो पद छोड़ा है, तो उनको भी इंडक्ट करना है। तो मुख्य तौर पे अगर आप देखते हो तो ये एक रीशफल है, कैबिनेट एक्सपेंशन है, इसके अंदर राजनीति भी है और गवर्नेंस भी है। सो कुल मिलाकर दिस इज गोइंग टू बी ए मास्टर स्ट्रोक फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस ऑफ मोदी जी। Absolutely. And PKD, the Prime Minister and the government has also gone on to say that they will be blooding, infusing people who are young, who are educated. Is this also, the way forward for the Bharatiya Janata Party first? And secondly, is this also a message to a number of non-performers that, it's either perform or perish? So there are two things. मुझे लगता है कि जब भारत जैसे एक बहुत बड़े देश और जहाँ पे दुनिया भर लोग जानते हैं कि दैट युवाओं के लिए जाना जाता है, हमारे जो मैक्सिमम लगभग 65% पॉपुलेशन जो युवा हैं, मुझे लगता है कि युवाओं को ज्यादातर प्राथमिकता देना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज है जो हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वीकनेस मैं समझता हूं, जबकि हमारा 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है और या 48% पॉपुलेशन है जो वुमेन, उनको बहुत कम इम्पोर्टेंस, जब भी अगर आप पॉलिटिक्स में बहुत कम दिया जाता है। मुझे लगता है कि अगर वो दोनों चीज अगर वो करते हैं, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। दैट कैन बी अ बेंचमार्क फॉर द टाइम्स टू कम फॉर द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, वेदर ये इस गवर्नमेंट हो या आने वाला गवर्नमेंट्स के लिए एक तरह से एक नया कदम दिखाया जाएगा ये अगर आप करते हो तो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा विनीत जी, दैट अगर आप देखते हो कि दैट सिर्फ नाम के लिए, और हम क्या क्या देखते हैं जब गवर्नमेंट बनाते हो तो देखते हैं कि रीजन प्रेजेंस, रिलीजियस प्रेजेंस, कास्ट प्रेजेंस, एंड फिर आता है कि एजुकेशन, जैसे आपने अभी कहा। मैं इस चीज को मानता हूं कि जो एजुकेशन इज डेफिनेटली नॉट द बैरियर ऑफ ए समबडीज गुड एक्सेलेंस इन ए वर्क। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि विश्व का जो टॉप 10
जो कंपनी है, जो ट्रिलियन इकोनॉमिक कंपनीज है, वो सबका जो मालिक है और जो फाउंडर्स है, दे हैव नेवर गॉन टू द कॉलेज, दे हैव नेवर गॉन टू द कॉलेज। आज की डेट में हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वो एमए है या बीए है उस चीज से नहीं परिचित है। हम उनका जो लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर है। हमें बाकी जो गवर्नेंस के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर से ज्यादा मुझे लगता है आईएएस, आईआरएस और आईएफएस ऐसे करके हमारे पास बहुत बड़े एक ब्यूरोक्रेसी है जो पढ़े लिखे हैं। तो मुझे लगता है लीडरशिप की जरूरत है। जब आप एक यूनियन कैबिनेट में एक मंत्री और एक पॉलिटिशियन से हम उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज्यादा मैं समझता हूं कि हमें देखना चाहिए उनका लीडरशिप क्वालिटी, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस और उनको देश के प्रति और देश के जो सामान्य जनगण हैं उनके प्रति क्या वो क्या विश्वास रखते हैं और किस लेवल पे वो उनके लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई पीएचडी है और आईआईटी ग्रेजुएट है, कोई गारंटी आपको नहीं देता वो अच्छा परफॉर्म करे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आप देखें तो बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, ये ज्यादातर जो लोग हैं ये स्टैनफोर्ड या कैम्ब्रिज या जितनी भी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं उनके ड्रॉप आउट हैं और इन्होंने दुनिया बदली है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आखिरी सवाल पीकेटी, इसका संक्षेप में जवाब दीजिए। यूपी को लेके लगता है कि आपको कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह चिंतित है, क्योंकि ऑपोजिशन की ही बात नहीं कर रहा मैं, पर यूजुअली एक जो मीडिया में भी जो यूपी के बारे में बातचीत हुई है कोविड की सेकेंड वेव को लेकर, जिस तरीके से मिस हैंडल हुआ है, यूपी को बेटर रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं जो यूपी जीतता है वो देश जीतता है। इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि यूपी ही हिंदुस्तान का दिल है, धड़कन है पॉलिटिक्स के अंदर। यूपी बहुत बड़ा मायने रखता है, बट मैं समझता हूं कि यूपी के अंदर इस कैबिनेट एक्सपेंशन में और जैसे रीता बहुगुणा जोशी, अपना दल का अनुप्रिया पटेल, ऐसे काफी लोगों को इंडक्ट करने वाला है। तो बट मैं इससे सहमत नहीं हूं कि दैट बीजेपी यूपी के अंदर काफी चिंतित है। मुझे नहीं लगता वो क्योंकि वो कुछ लिबरल मीडिया ने हाइप किया था दैट यूपी इज सिंकिंग ड्यूरिंग द कोविड वेव 2, बट विच वाज नॉट रियली द केस। सो दोज हु हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस यूपी वुड नो दैट यूपी डिड मच बेटर. Looking at its sheer size, it has done much better than the people who claims like Kerala, जिसको वो कहते हैं कि जस्ट हेल्थ के अंदर वो यूएस से भी आगे है, बट आप आज की डेट में अगर आप देखते हो तो सबसे नीचे आज कोविड सबसे ज्यादा प्रभावित जो डेवलप्ड स्टेट्स है उसमें ज्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यूपी में जब मायावती और अखिलेश और सब लोगों ने ऑपोजिशन, तो डिवाइडेड ऑपोजिशन मींस बीजेपी को आराम से आना। तो मुझे लगता है कि योगी जी का अगला 5 साल पक्का है। पीकेटी, एक सवाल, आई एम जस्ट टेम्प्टेड टू आस्क यू दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय एजेंडा, बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू दिस बिकॉज़ यू आर वेरी गुड एट योर एनालिसिस। शुड द बीजेपी बी वरीड अबाउट द थर्ड फ्रंट? थर्ड फ्रंट हमेशा हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप देखते हो कि अगर आप पॉलिटिक्स राजनीति को पिछले 50 साल का देखते हो तो हमेशा एक जोड़ तोड़ का था। जब भी जोड़ तोड़ का होता है तो और जो जितनी भी लीडर्स है, चाहे शरद पवार हो, जो एमके स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो, इनका सबका एक ही मकसद है कि दैट वो सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने और या मैं लीडर बनूं। तो एक दूसरे का आंखों में डालकर बात ही नहीं कर सकते। तो थर्ड फ्रंट तो मुझे नहीं लगता है कि जब सेकंड फ्रंट ही अभी है नहीं है तो थर्ड फ्रंट का तो बात अभी बहुत दूर की बात है। मुझे लगता नहीं है कि अभी इस तरह का जो पॉलिटिकल माहौल है देश के अंदर थर्ड फ्रंट का तो कोई। और दूसरा आप एक और चीज ध्यान रख लेना कि थर्ड फ्रंट जब पहले भी जब हुआ है, 2 पार्टी सबसे ज्यादा आगे थे, दैट इज सीपीआईएम, जो कम्युनिस्ट पार्टीज थे, सीपीआई एंड सीपीआईएम। उनका तो आज की डेट में तो सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना समुद्र में उजाला लगाने वाली बात है, तो हल्का सा कहीं ना कहीं बूंद बूंद में आपको दिखाई देता है। बट सो मुझे लगता नहीं कि थर्ड फ्रंट का कोई संभावना नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा। फ्रंट अभी कांग्रेगेट हुआ था, प्रशांत किशोर जिस तरीके से उनके साथ जुड़े थे उसको लेकर भी काफी अटकलें लगाई जा रही थी। शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस के बगैर ये थर्ड फ्रंट होगा, कांग्रेस कहती है कि हमारे बगैर कोई थर्ड फ्रंट हो ही नहीं सकता। पर बहरहाल कैबिनेट एक्सपेंशन में क्या होगा कल और आज, वो हम एक तरह से उस पर नजर रखेंगे। पीकेटी नाम्बियर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस एंड योर एनालिसिस, अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच।